ललकार किस्त नंबर 125 1 to 5। 2-4 मिनट बाद ये हंगामा सर्द पड़ गया। अनवर खान ने सबको तफसील बताई कि किस तरह उसे और चौहान को दरख्तों के पीछे हरकत महसूस हुई और किस तरह वो अलर्ट हुए। मारिया को दाहने से हटाकर दोबारा उसकी जगह पहुंचा दिया गया। अहमद पूरी तरह चौकस उसके सर पर खड़ा रहा। इस वाक़या के बाद कोई भी सोने के लिए नहीं गया। डॉक्टर चौहान मुसलसल टेलीस्कोप आंखों से लगाए अपनी पोजीशन पर बैठा हुआ था। मेश ने खुश्क दूध से चाय बनाई। चाय पीते हुए हम बातों में मसरूफ़ रहे। एक ज़बरदस्त तनाव के बाद सब के सब कदरे पुरसुकून थे। मैंने अनवर खान चौहान को बताया कि नेपाली बरोंदा दरअसल कौन है। मेरे इंकशाफ ने सबको हैरान किया। फिर एकदम अनवर खान के चेहरे के तासरात बदले। उसने चाय की प्याली एक तरफ रखी और दीवार से टेक लगाते हुए लर्जा आवाज़ में बोला, ओह खुदाया, इसलिए मैं बार बार सोच रहा था इस बंदे की शक्ल और आवाज़ की वजह से कुछ याद क्यों आ रहा है। अब मैं सब कुछ जान गया हूँ। सब कुछ जान गया हूँ। क्या मतलब? चौहान ने पूछा। मैंने इस बंदे को तकरीबन 2 साल पहले राजभवन में देखा था। उसने पतलून कमीज पहन रखी थी, पाँव में बड़ी चमकदार स्याह जूती थी और शायद टाई भी लगा रखी थी। हाँ, बहुत स्मार्ट और चाको चौबंद नजर आता था। राजभवन के बड़े हॉल में शायद कोई पार्टी थी। काफ़ी लोग जमा थे। मैंने वहाँ इस बंदे को पहली बार देखा था। मैंने मोहन कुमार से इसके बारे में पूछा था। उसने बताया ये एक चैंपियन फाइटर है, जूडो कराटे का भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। इसकी राजभवन आमद का मकसद क्या था? चौहान ने टेलीस्कोप से नज़रें हटाते हुए पूछा। मैंने मोहन कुमार से यही सवाल किया था, लेकिन उसे पता नहीं था। बाद में मोहन कुमार के भाई ने बताया कि जॉर्ज गोरा साहब की बहन को मार्शल आर्ट वगैरह सीखने का शौक है। इस बंदे को भारी मुआवजा देकर इस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। ये जॉर्ज गोरा साहब की बहन को ट्रेनिंग देने के अलावा हुक्म जी के ज़ाती गार्ड के दस्ते को भी ट्रेनिंग देगा। इस ट्रेनिंग के लिए हुक्म जी अपने गार्ड के दस्ते में से 100 बंदे चुनेंगे। मुझे वो सारी बातें अब अच्छी तरह याद आ रही थी। चौहान ने टेलीस्कोप को एक तरफ रखते हुए बेहद हैरान लहजे में पूछा, तुम्हारा मतलब है ये बंदा मारिया फर्गूसन को सिखाने के लिए यहाँ आया था? सिर्फ मारिया को शिक्षा देने के लिए नहीं, हुक्म जी के ज़ाती गार्ड को ट्रेन करने के लिए भी। इस बंदे से इन दोनों कामों का मुआवजा तय हुआ था। मुझे ठीक तरह तो पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा है ये बहुत भारी मुआवजा रहा होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? चौहान ने पूछा। कुछ दिन तो ये बंदा राजभवन में नज़र आया, फिर अचानक ही नज़रों से ओझल हो गया। ये इन दिनों की बात है जब ज़्यादा बारिशों की वजह से बड़ी नदी के 2 बंद टूट गए थे और स्टेट में ज़बरदस्त सैलाब आ गया था। नल पानी में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। दोनों भाइयों ने वक्ती तौर पर रंजिशें बुला दी थी और एक दूसरे के इलाके में इमदादी कामों में रजाकारी के तौर पर आदमी भेजे हुए थे। मैं भी 1.5-2 माह तक दिन रात मसरूफ़ रहा था। इन्हीं दिनों ये बंदा कहीं ओझल हुआ था। बाद में जब हालात ठीक हो गए तो मैंने 1-2 दफ़ा मोहन कुमार से पूछा। उसने बताया वो वापस चला गया है। चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन वो वापस नहीं गया था, वो यहीं पर था और बुरी हालत में था। हाँ, ये गहरा चक्कर मालूम होता है, अनवर खान ने चाय का घूंट भर कर कहा। अनवर किसी की दास्तान गो की तरह हमारे दरमियान बैठा था और हम हमातन उसकी तरफ मतवज्जो थे। फिर वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं उसे देखना चाहता हूँ, यकीन करना चाहता हूँ कि ये वही है। अनवर खान ने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। मैं उसके साथ चल दिया। एक निस्बतन कुशादा जगह पर चटाइयाँ बिछी हुई थी। ऐसी एक खुरदरी चटाई पर मारिया पहलू के बल पड़ी थी। रात के वक्त इसाक उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़कर नायलॉन की रस्सी से बांध देता था। वो उसे किसी तरह की रायत देने को तैयार नहीं था और हम भी समझ गए थे कि मारिया रायत की मुस्तहिक नहीं है। फिरोज की टांग पर गोली का जख्म इसका सबूत था। अनवर खान मेरे पहलू में चलते हुए बोला, इस बंदे को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उसे पहले जानते हैं। आप बेफिक्र रहो, मैंने कहा। हम उस जगह पहुंचे जहां बरोंदा किसी केचवे की तरह सिमट सिमटा कर लेटा हुआ था। वो सो रहा था। उसके मुंह से अल्कोहल के भुभके उठ रहे थे। उसे शराब कहाँ से मिली? अनवर खान ने और हैरत सरगोशी में पूछा।
یہ وہی شراب ہے جو ماریا کے لیے آئی تھی، میں نے بھی مدھم لہجے میں جواب دیا۔ لالٹین کی روشنی میں انور خان نے قریب سے بغور بروندا کا چہرہ دیکھا اور پیچھے ہٹ آیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ انور کا مطلب تھا کہ یہ وہی ہے۔ ہم بغور اس کے کٹے ہوئے بازو اور ٹانگ کا جائزہ لیتے رہے۔ ٹانگ کو ران پر سے کاٹا گیا تھا، بمشکل 6-7 انچ ران جسم کے ساتھ موجود تھی۔ بازو پہننے کے اوپر سے کٹا ہوا تھا۔ یہ دونوں زخم یقیناً 1.5-2 سال پرانے تھے۔ ٹانگ کا زخم تو بالکل ہی مندمل ہو چکا تھا، لیکن کونی کے زخم کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ یہاں میلی کچیلی سی پٹی بندھی ہوئی تھی اور کسی دوا کی بو بھی آتی تھی۔ ہم خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ راستے میں انور خان نے کہا، پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم جی کے ظلم کا ایک اور شاہکار ہے، لیکن یہ اس حال تک پہنچا کیسے اور پچھلے 2 سال میں رہا کہاں؟ میں نے کہا، یہ تھوڑا تھوڑا مجھ سے کھل رہا ہے۔ اگر کہیں سے شراب مل جائے تو میں اس سے سب کچھ اگلوا سکتا ہوں۔ شراب کی ایک اور بوتل ماریا والے بیگ میں موجود ہوگی۔ ہو سکتا ہے اتنی سے کام نہ چلے، یہ بلا نوش ہے، پانی کی طرح پی جاتا ہے۔ یہ تو اس کی حالت سے ہی ظاہر ہے۔ بہرحال اگر اور کی ضرورت پڑے تو ہم باہر سے بھی منگوا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ماریا کو چاہیے۔ شام سے ذرا پہلے میں ایک بار پھر بروندا کے پاس جا بیٹھا۔ اس بار جانی واکر کی چمچم کرتی بوتل اور گلاس میرے پاس تھے۔ بروندا کا نشہ ٹوٹے اب کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ بوتل دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں اس کے لیے تھوڑا سا بیف بھی لایا تھا۔ یہ بیف بھی ماریا کے سامان میں ہی آیا تھا۔ کل والا عمل پھر شروع ہوا اور 3-4 گلاس سیال آتش اپنے اندر انڈیلنے کے بعد بروندا جیکی پھر ترنگ میں آ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک مردہ مرتے مرتے پھر زندہ ہو گیا ہو۔ پھر وہ اپنی کشتی کو یاد کرنے لگا اور میری منت سماعت کرنے لگا۔ میں اس کی مدد کروں اور اسے واپس کشتی میں پہنچا دوں۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اسے پکڑ کر یہاں کیوں لے آئے اور اسے کیا چاہتے تھے۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے پکڑ کر لانے والا میں ہوں، کیونکہ اس کی صورت میں مجھے اپنے ایک بہت ہی پیارے کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن اگر میں یہ اسے بتاتا تو مجھے اپنی مصیبت کا ذمہ دار قرار دے سکتا تھا، لہذا میں سوال